Good morning, children. Today we are going to study the fourth chapter from your books Flamingo, which name is The Red Trap, and this chapter is written by Selma Lagerlof. So here the title has been given to the chapter is The Red Trap. The Red Trap means क्या होता है? रेड ट्रैप को हम हिंदी में चूहेदानी कहते हैं, एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर। तो चूहेदानी क्या है यहाँ पर दिखाया गया है, क्या करती है, जिसका क्या काम होता है चूहे को ट्रैप करने का। सो सेम दिस चैप्टर इज इंडिकेटिंग फॉर द पीपल द रेट बिलोंगिंग टू द पीपल एंड रेड ट्रैप बिलोंग टू द वेल्थ, मनी एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग। द रेड ट्रैप इज सिमिलर टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड की गई हैं, लाइक वेल्थ हो गया और जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो क्या करती हैं, एक तरीके से ह्यूमन बीइंग को लालच देती हैं। और जब वो क्या करता है, लालच में आके उस तक जाने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, एक बड़े से ट्रैप में फंस जाता है। तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो क्या है, जो लाइफ है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैप। ये किसकी तरह है, ट्रैप की तरह है। नाउ समथिंग अबाउट ऑथर। सेल्मा लेगरलॉफ was born in 1858 and died in 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. So if we will talk about this writer Selma Lagerlof, she was born in 1858 में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी डेथ हुई थी। और जो इनकी स्टोरीज हैं बहुत सारी, वो ट्रांसलेटेड की गई हैं मैनी लैंग्वेजेस में। बेसिकली ये स्वीडिश लैंग्वेज में लिखती थी। दिस स्टोरी इज सेट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ अ स्वीडन विच आर रिच इन आयरन ओर। तो ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये लॉ के लिए जो समृद्ध प्लेस है उसके बीचों बीच में लिखी गई है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। जो स्टोरी है एक काल्पनिक तरीके से दर्शाई गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें इमेजिनरी कैरेक्टर हैं सारे। इट गिव्स अस द मैसेज दैट द इमोशन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर्स। तो ये स्टोरी जो है, इसमें जो स्टोरी दर्शाई गई है, वो हमें ये बताती है कि जो क्या है, एक तरीके से हमें मैसेज देती है, जो लव के जो इमोशंस होते हैं उसके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर हम उसको क्या करें, प्यार से किसी चीज को एक्सेप्टेंस करें, किसी को एक्सेप्ट करें, तो वो क्या कर सकती है, किसी भी इंसान को रिफॉर्म कर सकती है, किसी को भी चेंज कर सकती है। Now come to the chapter. This chapter is about a man who used to sell a rat traps, and this chapter shows a pessimistic attitude of the man towards the world. तो ये एक स्टोरी है किसके बारे में, एक मैन होता है जो रेड ट्रैप बेचने का काम करता है, चूहेदानी बेचने का काम करता है, और उसका जो एटीट्यूड है, जो वर्ल्ड के लिए बहुत ही निराशाजनक एटीट्यूड है, उसको इस चैप्टर में शो किया गया है। So come to the chapter. Once there was a man who used to sell small rat traps made of wire. तो एक मैन था जो क्या करता था, पीछा करता था रेड ट्रैप्स जो किससे बनी होती थी, वायर से बनी होती थी, तार वगैरह से बनी होती थी। These rat traps were made by him in his free time. तो अपने फ्री टाइम में ये जो वायर्स हैं, ये जो ट्रैप्स हैं, रेड ट्रैप्स हैं, वो वायर से क्या किया करता था, बनाया करता था। He used to collect the material required by begging from stores और बिग फार्म्स। तो ये क्या किया करता था, इसे जो भी सामान चाहिए होता था, जितना भी मटेरियल चाहिए होता था रेड ट्रैप बनाने के लिए, तो बड़े बड़े फार्म से बैगिंग करके या फिर स्टोर्स वगैरह से जो बैगिंग करते हैं वहां से बैग करके लेके आता था, भीख मांग के, और उनको क्या किया था, बनाया करता था। स्टिल हिज बिजनेस वॉज नॉट अर्निंग हिम एनी प्रॉफिट। हालांकि जो उसका बिजनेस था वो उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा था। देयरफॉर ही हैड टू बिग और स्टील इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और इसीलिए उसे कभी कभी जीवित रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता था, छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। हिज क्लॉथ्स वर ओल्ड एंड टोर्न। और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा पुराने और क्या थे, फटे हुए थे। His cheeks were lowered inside due to malnutrition and one could easily see the hunger in his eyes. तो उसकी जो आंखें थी वो इस तरीके से, उसके जो गाल थे वो इस तरीके से मुरझाए हुए थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसका शिकार है, बिल्कुल कुपोषण का शिकार है। और अगर आप उसकी आंखों में देखो तो साफ साफ नजर आता था कि वो कितने दिन से भूखा है।
द लाइफ ऑफ द रेड ट्रैप सेलर वॉज वेरी सैड एंड बोरिंग। तो अगर हम लाइफ की बात करें रेड ट्रैप की तो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। ही वॉज अ होमलेस एंड स्लोली विद अ हैवी फीट ही वॉकड अलोंग द रोड लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। तो वो बिल्कुल होमलेस था, यानी कि उसका कोई घर भी नहीं था। तो बिल्कुल हैवी फीट के साथ, यानी कि पाँव पटकते हुए वो क्या करता था, रोड के किनारे चलता था। और उसके जो थॉट्स थे उसी में वो क्या रहता था, खोया सा रहता था। बट वन डे ही गॉट लॉस्ट इन अ सीरीज ऑफ थॉट विच ही फाउंड एवरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या था, एक दिन उसके दिमाग में कुछ अलग से थॉट्स आते हैं, कुछ अलग से विचारों की संख्या श्रृंखला आती है और वो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। The man was thinking about the rat trap, and suddenly a thought came to his mind that the whole world, which includes land, sea, cities, and village, was similar to a rat trap. तो वो क्या करता है, अचानक से उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है, पूरे संसार के बारे में सोचता है, जो किससे भरा हुआ है, लैंड से, सी से, सिटीज से और विलेज से। तो वो सोचता है कि ये बिल्कुल किसके सिमिलर है, एक रेड ट्रैप के, यानी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, बिल्कुल रेड ट्रैप है। He thought that there was no meaning of the existence of the world. और वो सोचता है कि जो लाइफ है उसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, लाइफ के अस्तित्व का कोई भी मतलब नहीं है। It was nothing but a temptation, just like a cheese and pork which we offer as a bait to catch द रैट। तो वो सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस क्या है, एक टेम्पटेशन है। यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी लग्जरीज वाली चीजें हैं वो क्या है, एक टेम्पटेशन है, यानी कि लालच है। जस्ट लाइक चीज एंड पोर्क, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्या होते हैं, चीज यानी कि पनीर का टुकड़ा, पोर्क यानी कि जो मांस होता है, मांस का टुकड़ा, विच वी ऑफर एज अ बेट टू कैच, जो हमें क्या करता है, ऑफर करता है किसकी तरह, एक मतलब आप बोल सकते हो कि कैच करने के लिए, जो हम क्या करते हैं, चूहे के, आपने देखा होगा कि जब हम चूहे को कैच करने की कोशिश करते हैं तो उसकी बेट पे हम क्या करते हैं, एक दाना डालते हैं वहां पे, या फिर हम रोटी का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा रख देते हैं, जिससे कि जो चूहा है उसको कैच करने के लिए आए और वो क्या हो जाए, उसमें फंस जाए। तो यहाँ पर सेम वही थॉट उसके लिए आते हैं, वर्ल्ड के लिए उसके माइंड में आते हैं कि वर्ल्ड भी कुछ नहीं है, वो केवल एक रेड ट्रैप है, और जिसमें हमें क्या किया जाता है, बेट में बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो हमें क्या करती हैं, लालच देती हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, एज सुन एज समवन ट्राइज टू कंफर्ट हिमसेल्फ विद अ जॉय, food and shelter, he at once get trapped into the rat trap which is known as world. तो वो बताता है कि जैसे ही कोई इंसान कोशिश करता है क्या करने की, इस लालच में फंसने की, यानी कि जैसे ही उसे ये जो चीजें हैं लग्जरीज वाली, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, वो अपने आप को अपने अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही मनुष्य, जो इंसान है, उस पर जाने की कोशिश करता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है, यानी कि फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसने ये इंडिकेट किया है कि रेड ट्रैप यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, वर्ल्ड का, यानी कि जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो क्या है, रेड ट्रैप है। नो वन इन द वर्ल्ड हैड बीन काइंड टू द रेड ट्रैप सेलर, सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इल ऑफ अदर्स। तो संसार में कोई भी रेड ट्रैप के बारे में बिल्कुल भी काइंड नहीं था, कोई भी उसके प्रति दयालुता नहीं दिखाता था। जहां भी वो जाता था उसे भगा दिया जाता था, क्योंकि जो उसका ड्रेसअप था और जो उसकी कंडीशन थी, इट वॉज नॉट वेल गुड, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, इसलिए वो दूसरों के बारे में बहुत बुरा सोचता था। इट बिकम अ फेवरेट पास टाइम फॉर हिम ड्यूरिंग डल मोमेंट, दीज थॉट मेड हिम हैप्पी। तो ये मतलब जो थॉट उसके माइंड में आते थे और उस मोमेंट में उसे वही थॉट क्या देते थे, थोड़ी समय के लिए हैप्पीनेस देते थे। सो ही कंटिन्यू विथ थिंकिंग इल ऑफ दोज हु वर नोन टू हिम। तो क्या है, वो बिल्कुल इल थॉट सोचता है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, उसे जिनको वो जानता था। He would imagine those people who were already trapped in the rat trap of a worldly thing, and also those who were about to get trapped in it. तो वो उन सारे लोगों के बारे में सोचता है, उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी रेड ट्रैप का शिकार हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उसमें ट्रैप होने वाले हैं।
One evening the red trap sailor was walking very slowly. एक दिन की बात है, जो रेड ट्रैप था वो बहुत स्लोली वॉक कर रहा था. He saw a little grey cottage which stood by the road. एक दिन उसने क्या देखी, अपनी आंखों के सामने देखा कि एक लिटिल ग्रे कलर का कॉटेज था, छोटा सा एक झोपड़ी टाइप की थी. which stood by a road, जो रोड के किनारे बनी हुई थी. He went up to the cottage and knocked at the door so as to get shelter for the night. तो उसने क्या किया, सोचा कि आज रात यहीं बिताई जाए, इसलिए उसने क्या किया, डोर नॉक किया वहां से, कॉटेज के बाहर से. जनरली ही वॉज नॉट हेल्प बाय एनी वन, बट दिस टाइम ही वॉज वेलकम बाय द ओल्ड मैन इन टू हिज कॉटेज. तो जनरली अगर बात करें तो जो जब भी कहीं जाता था तो उसे भगा दिया जाता था, उसे बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया जाता था. लेकिन इस बार जब वो रूम मतलब उस कॉटेज पर जाता है तो उसको वेलकम किया जाता है. ही वॉज अ लोनली ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड किड्स. तो यहाँ पर जिसके घर पे जो पेडलर है वो गया होता है, वो जो मैन होता है वो बिल्कुल बिना वाइफ के और बिना किड्स के होता है, इसलिए वो बहुत लोनली फील कर रहा था. द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट कंपनी दैट नाइट. तो जो ओल्ड मैन है उसे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम उसे किसी की तो कंपनी मिली है, कोई तो है उसके साथ बात करने के लिए. सो द ओल्ड मैन गेव हिम सम पोरिज टू ईट एंड देन शेयर्ड अ टम्बैको विद द गेस्ट. तो इसीलिए जो ओल्ड मैन था उसने उसे दलिया बना के दिया और दोनों ने शेयर किया तंबाकू, और उसके बाद वो अपने गेस्ट के संग बैठा. आफ्टर दिस बोथ प्लेड कार्ड्स टिल बेड टाइम. और जब तक रात का समय ना हो जाए तब तक उन लोगों ने क्या किया, कार्ड्स वगैरह खेले. The red trap seller felt that the old man was not only liberal in sharing his porridge but also his secrets. तो यहाँ पर उसने ये पाया जब वो ओल्ड मैन से मिला कि वो बहुत क्या है, यानी कि अपनी सारी चीजें उसे ट्रुथली बता रहा था और जितने भी सीक्रेट्स है उसने सारे के सारे उस पेडलर के साथ शेयर करे. He tells him that he was a rich man. और उसने उसे बताया कि वो क्या है, एक रिच मैन है. When he used to work on the rented farm. वो क्या था, वो पहले की बात बताता है कि वो बहुत रिच था जब वो क्या करता था, रेंटेड फार्म में जॉब करता था, वर्क करता था. As he was old now and couldn't work. अब वो बताता है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब वो ज्यादा वर्क नहीं कर सकता. So he had to depend upon his cow फॉर हिज लिविंग. इसीलिए वो अपनी काव पर डिपेंड है, जो उसकी काव है उस पर डिपेंड है, किसके लिए, अपनी लिविंग के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए. द काव गेव इनफ मिल्क एवरी डे टू बी सोल्ड इन द फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस चीज एंड क्रीम. तो फैक्ट्री में वो क्या करता था, जो काव से मिल्क देती थी उसे बेचा करता था रोज की रोज, जिससे वहां पर जो फार्म है, वहां पर फैक्ट्री है, वहां पे चीज और क्रीम वगैरह बनती थी. The old man said that he was able to earn many kroners last month because of cow's milk. तो जो ओल्ड मैन है वो उससे शेयर करता है पेडलर से सारी बातें और उसे अपने सीक्रेट्स भी बता देता है, यहाँ तक कि वो उसे ये भी बता देता है कि उसको कुछ क्रोनर्स मिले थे लास्ट मंथ, कुछ पैसे मिले थे जो उसने किससे कमाए थे, काऊ के मिल्क को सोल्ड करके. The red trap seller did not believe the old man's words that a cow could earn him so much. तो यहाँ पर जो रेड ट्रैप है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता उस बात पे कि जो काव है, जो मामूली से काव है, वो इतना मिल्क देती होगी जिससे वो इतने क्रोनर्स कमा ले. Therefore the old man took a leather pouch which hung on a window and took out 3 notes of 10 kroner each which were old and crushed. तो क्या था, वो जो ओल्ड मैन है उसे भी लगता है कि जो पैडलर है उसको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतने नोट कमा रहा है इस मिल्क बेच के काऊ का. तो वो क्या करता है, खड़ा होता है और वहां पर उसने पाउच हैंग किया होता है लेदर का, एक बटुआ टाइप का होता है, उसे खोल के दिखाता है. उसमें जो क्रॉनर्स होते हैं उसे 10 क्रॉनर्स निकाल के दिखाता है, वो बिल्कुल क्रश किए होते हैं, यानी कि पूरे मुड़े हुए होते हैं. ही शोड दोस currency notes to make him believe his word and then kept them back in the pouch. और उसके बाद वो क्या करता है, जब उसे लगता है कि हाँ पैडलर को यकीन हो गया है कि सचमुच में मैं पैसे कमा रहा हूँ काऊ के मिल्क से, तो वो क्या करता है, उस पाउच में फिर से उसको संभाल के रख देता है पैसे को उसी जगह पर.
Next morning, both the rat trap seller and the crofter woke up early as the crofter was in a hurry to milk his cow. तो क्या था, दोनों के दोनों उस समय एक साथ उठते हैं। जो क्रॉफ्टर था उसको बहुत जल्दी थी क्योंकि उसे क्या था, अपनी काउ का मिल्क निकालना था। Even the rat trap seller felt that as the owner of the house had awakened, so he should also leave the bed. तो यहाँ तक कि जो ऑनर, जो पेडलर है, वो सोचता है कि यार ये जो क्या है, ये जो ऑनर है घर का वो तो उठ गया है और मैं इतनी देर तक सोया हूँ, तो शायद ये कुछ उसे अच्छा नहीं लगे, इसलिए वो भी उठ गया। तो दोनों के दोनों ने बेड को छोड़ दिया, यानी कि दोनों के दोनों उठ गए थे। दे बोथ केम आउट ऑफ द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो दोनों एक ही साथ क्या आते हैं, कॉटेज से बाहर आते हैं। द ओल्ड मैन लॉक द डोर एंड वेंट टू हिज वर्क। तो जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है, रूम को लॉक करता है बाहर से, कॉटेज को, और उसके बाद चला जाता है। द रेड ट्रैप सेलर ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड वेंट हिज ओन वे। तो जो रेड ट्रैप है उसी समय वो भी उसके साथ निकलता है और उसे थैंक बोलता है। बट क्या होता है, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द कॉटेज एंड ही broke डाउन द विंडो पेन वेयर द पाउच हंग। तो वो क्या करता है, कुछ समय बाद वापस आता है और जहां पर उसने क्या किया था, विंडो पे पाउच को हंग किया हुआ था जिसमें उसने क्रॉनर रखे थे, पैसे रखे थे, उसको वो क्या करता है, एक कांच के टुकड़े से तोड़ देता है विंडो को। ही टुक अवे द मनी, kept it in his pocket, put the pouch back at his place and walked off। और वहां पर क्या होता है, वो क्या करता है, उस मनी को निकालता है पाउच में से और उसके बाद पॉकेट में से निकाल के उसको वहीं पर रख देता है, पाउच को जहां पर वो था, और वहां से फिर वो जो पैडलर है वो वहां से चला जाता है। द पैडलर वॉज क्वाइट हैप्पी एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट। तो जो पैडलर था वो थोड़ा बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी पॉकेट में क्या थी, मनी थी। He then thought of walking through the forest as it was unsafe to walk on the highway because the feared being caught। तो यहाँ पर उसे डर भी था, अगर वो रोड के रास्ते जाएगा तो शायद उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, और वो बिल्कुल उसके लिए क्या था, अनसेफ था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट होते हुए वो जाएगा। सो इनिशियली इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, बट लेटर ऑन इट गॉट कंफ्यूजिंग फॉर हिम एज ही फॉरगॉट हिज वे। तो स्टार्टिंग में क्या था, डिफिकल्ट नहीं था उसके लिए क्या करना, वॉक करना फॉरेस्ट के थ्रू, लेकिन बाद में वो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वर्क in the right direction but in vain as he found himself at the same place again and again। तो उसने कोशिश तो करी बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड वर्क भी किया क्या करने के लिए, राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन ये सब क्या था, वेन था, बिल्कुल बर्बाद था, क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पर पहुंच जा रहा था। At this point of time he started thinking that now he himself was caught in the trap of the world just like other people। तो इस समय उसके माइंड में वही थॉट आता है, वो सोचता है कि आज वो भी क्या हो गया है, ट्रैप में फंस गया है, जो क्या है, पूरा संसार जिसमें अभी तक फंसा हुआ है। He was fooled by the bait of money which he had stolen from the old man's house। अब वो सोचता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है एक लालच दे के, किसका, मनी का, जो उसने क्या करी थी, ओल्ड मैन के घर से चोरी की थी। द फॉरेस्ट सीम्स लाइक अ प्रिजन फुल ऑफ ट्रंक्स एंड ब्रांचेस। तो जो उसको फॉरेस्ट था वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल ठीक उसी के समान जैसा कि एक जेल होती है जो किससे घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी टहनियों से और बड़ी बड़ी जो क्या है, पेड़ हैं उनसे वो घिरा हुआ है प्लेस। इट वॉज लाइक एन इम्पैसेबल प्रिजन। तो वो जो प्लेस था वो उसको बिल्कुल गहन कह सकते हो आप, एक गहन जेल की तरह लग रहा था। एज इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर इट गॉट डार्क अर्ली। जैसा कि ये जो महीना था दिसंबर का था, तो इसीलिए वहां पर बहुत जल्दी क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। एज इट गॉट डार्क हिज होप ऑफ एस्केपिंग द फॉरेस्ट रेड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या था, जैसा कि अंधेरा होता गया तो उसकी जो आशा थी क्या करने की, इस फॉरेस्ट से बाहर आने की, वो बिल्कुल क्या होती गई, कम होती गई। द डेंजर टू हिज लाइफ इंक्रीज एंड सो डिड
हिज फीलिंग ऑफ बीइंग होपलेस। तो जो क्या था, डेंजर था वो बिल्कुल इंक्रीज होते चला जा रहा था, क्योंकि जो वो फॉरेस्ट में फंस चुका था और वहां पर जंगली जानवर का बहुत ज्यादा खतरा था। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, होपलेस हो गया, निराश हो गया। देयर वॉज नो वे लेफ्ट फॉर हिम, अब उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सो ही सैट ऑन द ग्राउंड एंड वॉज सो tired and terrified that he thought this was his last moment and soon he would die। तो वो नीचे क्या होता है, वो बहुत समय रास्ता ढूंढता है जंगल से बाहर आने का, लेकिन वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाता। उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके माइंड में थॉट्स आते हैं बहुत बुरे बुरे। अब वो सोचता है कि शायद कुछ मोमेंट के बाद अब वो क्या होगा, यहीं पर मर जाएगा। एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड he heard a very strong regular sound। तो जैसे ही वो क्या करता है, लेटता है जमीन में, तो तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग साउंड सुनाई देती है। इट वॉज अ हार्ड साउंड दैट वॉज कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो क्या था, वो जो ऐसी साउंड थी जो हर एक अंतराल में सुनाई दे रही थी उसको, क्योंकि उसने जमीन पे कान लगाए हुए थे। He soon realized that these sounds were the sounds of a hammer strokes from an iron mill। तो उसे वो सब साउंड सुनाएगी तो उसे रियलाइज हुआ कि हैमर की जो हथौड़ा होता है उसकी साउंड है, जो कहाँ से आ रही है, आयरन मिल से आ रही है। He thought that he could find some people nearby। With this thought, he gathered some strength and started walking with a great difficulty towards the direction of the sound। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग तो उसे मिलेंगे, क्योंकि अगर आयरन मिल है तो क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई ना कोई वर्क तो कर रहा होगा। तो ऐसा थॉट लेते हुए उसने क्या किया, अपनी ताकत जुटाई और वो खड़ा उठा, और उसके बाद उसने जिस डायरेक्शन में आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। द रेमेस जो आयरन वर्क was a large plant which had shut down few years ago। तो रेमेस जो आयरन वर्क जहाँ पर होता है वो क्या था, एक प्लांट था, बहुत लार्ज प्लांट था जो कुछ साल पहले बंद हुआ था। इट हैड स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड अ फ्रोंच। तो यहाँ फोर्ज कह सकते हैं आप इसको, कि यहाँ पर क्या था, एक स्मॉल रोलिंग मिल थी, और जो क्या थी, जिसमें भट्टी थी। इन समर्स लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट्स कैरिंग द मटीरियल वुड कम डाउन द कैनल which led to a large inland lake of supplying material to the mill, and in the winters the road turned black because of a coal dust and that come along due to the transportation of the charcoal crates। तो कारकोल क्रेट्स में यहाँ से सामान लेके लाया जाता था, बाहर को सप्लाई की जाती थी सामान की, एक कैनल के थ्रू। तो यहाँ पर जितना भी था, मतलब कनाल के थ्रू आप कह सकते हो कि वहां से सामान आता था। तो यहाँ पर जितना भी सामान बाहर लेके आया जाता था, उससे क्या होता था कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था, यहाँ पे जो आयरन में वर्क चलता था, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट और कोल हो जाती थी उस प्लेस पे, यानी कि वो प्लेस जो था वो बहुत ज़्यादा धुंध सी हो गई थी उसमें, चारकोल के कारण, चारकोल के ट्रांसपोर्टेशन के कारण। तो वो जो एरिया था वो बिल्कुल धुंध से भर चुका था, बहुत ब्लैकिश हो चुका था। On one long dark evening near Christmas time, the master smith and his helper were sitting in the dark forge which was built near the furnace। तो एक लॉन्ग डार्क इवनिंग की बात है, जब क्रिसमस टाइम था, तो जो मास्टर स्मिथ था और जो उसके हेल्पर थे, वो डार्क फोर्ज यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, भट्टी के सामने बैठे हुए थे, फर्नेसेस के सामने ही फर्नेस फर्नेसेस के सामने बैठे हुए थे। ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। तो उन्होंने क्या पहना हुआ था, जो ब्लैक स्मिथ था उसने लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी और वुडन शूज पहने हुए थे। बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच वॉज पुट इनसाइड द फर्नेस फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन टू द एनविल। तो दोनों के दोनों वेट कर रहे थे किसका, पिग आयरन का, बड़ी सी आयरन जो थी उसका रेडी होने के लिए, जो उन्होंने अनवेल पे लगाई हुई थी। अनवेल मीन्स होता है इज अ हैवी ब्लॉक विद अ फ्लैट टॉप विच इज यूज टू शेप द मेटल। एक ऐसी चीज जो क्या की जाती है, मेटल को शेप देने के लिए यूज की जाती है, यानी कि वो निहाई का वेट कर रहे थे। दे टुक टर्न टू स्टर द लिक्विड विच वॉज वेरी हॉट। तो वो क्या था, जो लिक्विड था उसमें से उसको निकालने का काम कर रहे थे, जो क्या था, बहुत गर्म था।
As they could bear the heat for a few minutes, each of them would return sweating profusely. तो क्या था, जैसा कि वो मतलब इतनी गर्मी थी उस जगह पर, कुछ मिनट के लिए वो क्या कर सकते थे, उस हीट को सहन कर सकते थे, और जैसे ही वो क्या करते थे, अपने प्लेस से उस भट्टी से वापस आते थे तो उनको बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, स्वेट हो जाता था, पसीना हो जाता था. वन कुड हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इन दी फ्रोंच. तो फ्रोंच में कोई भी क्या था, डिफरेंट तरीके की आवाज़ सुन सकता था. देयर वॉज अ बिग बिलो विच वॉज ब्लोइंग एयर इन द फायर विद ग्रेट साउंड. तो वहाँ पर क्या था, नीचे जो एयर की जो आवाज़ थी, फायर के जलने से बहुत ग्रेट साउंड आती थी, उसमें बहुत तेजी से साउंड आती थी. ऑल्सो देयर वॉज द साउंड ऑफ अ क्रैकिंग कोल्स. और उस मिल में क्रैकिंग कोल्स यानी कि कोल्स के चटकने की आवाज़ भी आती थी. वन कुड ऑल्सो हियर द बैंग ऑफ द कारकोल विच वॉज बींग सोवर्ड बाय द फायर बॉय. तो यहाँ पर जो आवाज़ थी वो किसकी आती थी, सवर्ड करने की, यानी कि एक जो खोदक मशीन होती है उसका यूज़ करके, क्या यहाँ से जो चारकोल है उसको निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है, और चारकोल को जो तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता था, उन सारी चीज़ों को, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होते थे, उनकी यूज़ करते समय जो आवाज़ इंक्रीज होती थी वो मशीन में मतलब उस प्लेस पे साफ सुनाई देती थी. द साउंड विच वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मिल. तो ये जो साउंड थी वो कहाँ से आती थी, मिल के आउटसाइड तक यानी कि बाहर तक सुनाई देती थी. देयर वर of the waterfall, the high speed north wind which hit the raindrop against the brick tile roof. और वहाँ पर उस प्लेस पे क्या था, वाटरफॉल भी था, उसकी साउंड भी आती थी, और डिफरेंट डिफरेंट साउंड वहाँ पे सुनाई देती थी. हाई स्पीड में जो नॉर्थ विंड आती थी उनकी भी साउंड सुनाई देती थी. और कभी कभी जब बारिश होती थी तो वहाँ पर जो ब्रिक वाली जो टाइल रूफ थी उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती थी, रेन ड्रॉप्स, उसकी भी आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती थी. इट वॉज ड्यू टू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड दैट द ब्लैक स्मिथ डिडंट रियलाइज दैट द मैन हैड ओपन द गेट ऑफ द forge and had entered till he came and stood near the furnace. तो इन सारी जो साउंड्स थी इसकी वजह से जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था, शायद उसने ये रियलाइज नहीं किया कि किसी ने क्या किया है, गेट खोल दिया है और वो फौज में एंटर कर चुका है, तब तक जब तक कि वो जो बंदा है वहाँ पे आया है जो फर्नेसेस के सामने खड़ा ना हो गया हो. क्योंकि फर्नेसेस के सामने उसको थोड़ा सा उजाला दिखता है, तब उसे समझ में आता है कि कौन एंटर किया है. तो अंदर उसके कौन एंटर करता है, जो पैडलर होता है. Here we have mentioned some vocabularies which will help you to understand the chapter. Read them out. This is the half summary of the chapter, and the next part of this chapter